वहीं क्रिश आशी को तुरंत ही अपने कंधे पर उठाए हुए जाकर कार की बैक सीट पर फेंक देता है। आह साइको की आवाज के साथ आशी अपनी कमर सहलाने लगी और तभी क्रिश झटके के साथ दरवाजा बंद कर दूसरी साइड से आते हुए ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोला, जोर से गाना बजाओ। अब क्रिश की कमान मिलते ही ड्राइवर ने जल्दी से हाई म्यूजिक वॉल्यूम में गाना प्ले कर दिया, लेकिन आशी यह कमान सुनते ही घबरा गई क्योंकि वह जानती थी अब वह बचने वाली नहीं है। वह जल्दी से घबराते हुए दरवाजे से चिपक कर बैठ गई और तभी क्रिश की गाड़ी में आया और 1 सेकंड में ही उसने एक बटन प्रेस करके कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। आशी की दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। वह घबराते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी क्रिश ने अचानक ही उसे कार की सीट पर धकेल कर उसे अपने नीचे कर दिया और अब वह उसके ऊपर पूरी तरह झुका हुआ था। अब क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए बिना कुछ कहे उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे काफी फोर्स के साथ किस करने लगता है। आशी तो कुछ भी समझ नहीं पाई आखिर उसके साथ हुआ क्या। अब आशी दर्द के कारण उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश के पहाड़ जैसे शरीर को अपने ऊपर से हिलाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। क्रिश किस के साथ जरिए उसे अपना गुस्सा दिखा रहा था और आशी इससे पहले कि क्रिश से खुद को छुड़ा पाती, क्रिश गुस्से में उसके हाई नेक स्वेटर को भी निकाल कर फ्लोर पर फेंक दिया। क्रिश आशी को गुस्से से बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था और आशी परेशान होते हुए, आह साइको के बच्चे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम बहुत गंदे हो, तुम कुत्ते की तरह मुझे काट रहे हो, छोड़ो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। आशी अपनी शिकायत कर रही थी, लेकिन क्रिश आज रुकने को तैयार ही नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जो भी निक के मुंह से बात सुनी थी कि आशी क्रिश के अलावा किसी और का जिक्र कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, क्रिश की यह बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि वह आशी को बहुत प्यार करता था। वह आशी के ख्याल में भी किसी और का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही वह अपने प्यार का इजहार नहीं करता था, लेकिन वह आशी के लिए बहुत पजेसिव था। उसने उसे पूरी तरह आज़ादी दी थी, लेकिन उसकी सिर्फ इतनी ही शर्त रहती थी कि आशी किसी और के करीब नहीं जाएगी और किसी और का जिक्र नहीं करेगी। आशी अपने हाथों से मारते हुए क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश, जो कि अब तक उसके ऊपर हावी हो चुका था, अब वह अपनी मनमानी करते हुए आशी को अपना गुस्सा दिखा रहा था। तभी आशी रोते हुए क्रिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, साइको, छोड़ो ना, तुम्हारी फायरफ्लाई को दर्द हो रहा है, तुम मुझे दर्द नहीं दे सकते। साइको देखो, मैं रो रही हूँ, प्लीज सुनो ना। अगर तुमने मुझे दर्द दिया तो मैं बहुत जोर जोर से रोऊंगी और तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगी, तुमसे बात भी नहीं करूंगी, मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगी। साइको प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज प्यार से करो। कहते हुए आशी रोते हुए किसी तरह अपने हाथ क्रिश के हाथों से छुड़ाकर झटके से उसके सीने से लग गई और उसके चेहरे पर बहुत सारे किस करना शुरू कर दिया। आशी जानती थी क्रिश के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इससे बेहतर तरीका उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी यह ट्रिक हमेशा क्रिश पर काम करती थी। वह चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाए, आशी के सीने से लगते ही वह किसी तरह रिलैक्स होने लगता था और आज भी बिल्कुल वही हो रहा था। आशी ने अब अपना मासूम सा चेहरा बना लिया और क्रिश, जो कि अब तक गुस्से से पूरी तरह पागल हो रहा था, उसके मासूम से चेहरे को देखकर जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आशी भी यह समझकर एक बार फिर क्रिश के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और बच्चों की तरह सिसकने लगती है। तभी क्रिश भी किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे जोर से अपने सीने से लगा लेता है और अब उसके कानों के पास जाकर थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है?
और क्रिश की बात सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह नासमझी में क्रिश की तरफ देखने लगी। क्या क्रिश को जलन हो रही थी? वहीं दूसरी तरफ रॉकी नताशा को एक बहुत ही बड़े विला में लेकर आया था। यह किसी फार्म हाउस की तरह लग रहा था, लेकिन यह वह फार्म हाउस नहीं था जहां फिलहाल क्रिश और उसकी फैमिली रुकी हुई थी। यह तो कोई अलग ही जगह थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ दूर दूर तक रॉकी और नताशा के अलावा और कोई नहीं था। अचानक ही उनकी कार मेन एंट्रेंस से एंटर करते हुए पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अब रॉकी अपनी ड्राइविंग सीट से उतरकर नताशा के साइड का दरवाजा खोलता है तो नताशा उसे अपनी गुस्से भरी भूरी आंखों से घूर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई क्योंकि रॉकी ने उसके दोनों हाथों को आपस में बांध दिया था। उसके मुंह पर एक टेप चिपकाया हुआ था और उसने रस्सी के साथ ही नताशा को सीट से बांध रखा था ताकि वह ज्यादा हिल डुल ना सके। अब रॉकी उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी वाइफी, लेकिन मुझे यह करना पड़ा। आई होप कि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलो। कहते हुए रॉकी ने सीट से नताशा की रस्सी खोली और उसे यूं ही अपने कंधे पर टांग कर वहां विला के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी नताशा जोर जोर से अपने बंधे हुए हाथों से उसके कंधे पर मार रही थी और चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। फाइनली रॉकी फ्रस्ट्रेट होकर उसे खड़ा कर देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शट अप, क्या कर रही हो तुम? क्यों इतना तमाशा लगा रखा है? तुम आराम से नहीं रह सकती क्या? कितनी अजीब बात है, मुझे अपनी ही बीवी को किडनैपर की तरह उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। और तभी रॉकी की बात सुनकर नताशा गुस्से से अपने बंधे हुए हाथों से अपने मुंह पर लगा हुआ टेप उखाड़ लेती है और चिल्लाते हुए रॉकी पर बोली, शट अप रॉकी, तमाशा मैंने लगाया है या तुमने? तुमने किडनैपर की तरह मुझे किडनैपर नहीं किया, बल्कि तुमने किडनैपर बनकर मुझे किडनैप किया है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुम्हारे पास रहना है। चुपचाप मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? देखो, मेरे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? कहते हुए नताशा वहां से जाने को हुई, तभी रॉकी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे से हग कर लेता है और अचानक ही हवा में उठाकर अपने करीब करते हुए बोला, कहाँ जा रही हो वाइफी? कितनी मुश्किल से तो हाथ आई हो, भला मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ? अब यहाँ आ ही गई हो तो मेरी बात भी सुन लो और जरा मेरी मेहमान नवाजी भी एक्सेप्ट कर लो। मैं क्या चाहता हूँ बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। और किस घर की बात कर रही हो तुम? भूल गई तुम शादीशुदा हो और मेरी वाइफ हो और शादी के बाद पति का घर ही औरत का घर होता है। तो अब मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम्हारा घर भी यही है, लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। कहते हुए रॉकी नताशा को यूं ही अपनी गोद में उठाए हुए पीछे से हक किए हुए विला के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी नताशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से रॉकी पर चिल्लाते हुए बोली, रॉकी छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम बहुत बुरे हो, कभी भी मेरी फीलिंग का ख्याल नहीं रखते। मुझे तुमसे ना ही कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारे पास रहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी वाइफी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और अगर बात नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पति पत्नी की तरह लव गेम खेल सकते हैं। पहले अंदर तो चलो, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा उतार दूंगा। और इतना कहकर रॉकी नताशा को विला में एक खूबसूरत से कमरे में लेकर आया। इस कमरे को देखकर नताशा पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि यह कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। इसे चारों तरफ से ब्लैक और व्हाइट बैलून के साथ और व्हाइट और रेड
रोज के जरिए बहुत ही अच्छे से सजाकर खूबसूरत कैंडल और खूबसूरत खुशबू के साथ तैयार किया गया था। इसके अलावा यहाँ कई सारी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट जल रही थी। इस कमरे के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी अटैच थी और बालकनी के दूसरी तरफ कमरे से जुड़ा हुआ एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल था और बड़ा सा एरिया जो गार्डन की तरह लग रहा था। यह कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे और हनीमून रूम की तरह लग रहा था। इसे देखकर नताशा हैरान रह गई। उसकी बोलती अचानक ही बंद हो गई। अब उसके दिल में एक घबराहट होने लगी। न जाने रॉकी उसे यहाँ क्यों लाया है। तभी रॉकी नताशा को लाकर बेड पर बिठाता है। नताशा गुस्से से रॉकी को देखने लगी। तभी रॉकी प्यार से घुटनों के बल उसके सामने बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हारा दिल बहुत हर्ट किया है वाइफी, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने दिल की फीलिंग का एहसास नहीं था। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि कितना मुश्किल होता है जब कोई आपके दिल में ना हो और वह जबरदस्ती आपकी लाइफ में शामिल हो जाए। फिर दिल करता है कि उस इंसान को किसी तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो। सही गलत कुछ समझ नहीं आता, बस अपनी जिद और दर्द नजर आता है। उन दिनों मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा था और उस वक्त तुम अचानक मेरी लाइफ में आ गई। मुझे पता है मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने हर वक्त मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैंने हर बार अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन वाइफुई, तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो ना। मैं किसी और से प्यार करता था या फिर शायद उसकी तरफ अट्रैक्ट था और उसके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहता था। बस किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला। मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई। मेरा वह भाई जो मुझ पर जान छिड़कता था, वह भी मुझसे नफरत करने लगा। मैं चिड़चिड़ा हो गया था। सच तो यह था कि यह फैमिली मुझे अब खटकने लगी थी, क्योंकि सबने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था और मैं इन सब चीजों से किसी तरह भाग जाना चाहता था। लेकिन वाइफी, जब तुम मेरी जिंदगी से दूर जाने लगी, तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे सीने में एक दिल है जो शायद तुम्हारी तरफ पिघलने लगा है। लेकिन मैंने अपनी जिद में आकर उसे भी कंट्रोल किया और जब मैंने तुम्हें पहली बार घोड़े पर खतरे में देखा था, उस टाइम मेरा दिल मुझसे बगावत कर बैठा। मैं चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाया और तुम्हारे पीछे आया तुम्हें बचाने। बातों ही बातों में मेरा दिल मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया और मैं तुमसे अपना लव कन्फेशन करने ही वाला था कि मैंने किसी तरह फिर से खुद को कंट्रोल कर लिया और वहां से चला गया। उसके बाद मैंने पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश की, जिसमें मैं कामयाब भी था, क्योंकि मैं चाहता था तुम मेरे ऊपर गिव अप कर दो। मैं तुम्हारे सामने झुकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ झुकने लगा था। इस बात का एहसास मुझे भी नहीं था और पता नहीं क्यों, लेकिन जब एलिना ने मुझे जबरदस्ती किस किया और तुम हर्ट होकर वहां से चली गई, मुझे अपने अंदर एक दर्द सा महसूस हुआ। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, इससे पहले कि मैं अपनी फीलिंग को समझ पाता, मुझे खबर मिली कि तुम जंगल में जा चुकी हो और फाइनली मुझे अपनी फीलिंग का एहसास हो चुका था कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं एक बार फिर तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में आया और वहां तुम्हें बेहोश कंडीशन में देखकर थोड़ा बहक गया। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे उस चीज का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि तब तक मुझे यकीन हो गया था कि तुम मेरी हो और मैंने फैसला ले लिया था कि तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन अपने प्यार का एहसास मुझे अभी भी नहीं था। मैं बस तुम्हें अपने करीब रखना चाहता था। क्यों रखना चाहता था नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता था कि तुम मेरा सुकून हो, जिसके जाने के बाद मैं चैन से सो नहीं पाया। और जब उस दिन समर तुम्हें सगाई करके अपना बनाने वाला था, मुझे उस वक्त अपने प्यार का एहसास हो गया।
मैं अपनी फीलिंग को समझ चुका था और अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरी हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। प्लीज वाइफी, मेरी बात मान लो ना, मुझे सेकंड चांस दे दो प्लीज। कहते हुए रॉकी नताशा की आंखों में देखते हुए धीरे से अपना सर उसकी गोद में रख देता है और नताशा जो कि उसकी बातों को सुनते हुए उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी, अब नताशा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने रॉकी के सर पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए फीलिंग नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुमने जो कहा, तुमने क्रिश को जिस तरह चैलेंज किया, तुम्हारी उन बातों ने कि तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने दोगे क्योंकि मैं तुम्हारी चीज हूँ, यह सब मुझे एक बेवफाई का एहसास दिला रहे हैं। मुझे तुम पर चाहकर भी भरोसा नहीं होता। मुझे अब इस रिश्ते से डर लग रहा है और अगर मैं तुम्हें अपना भी लूं तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं अपनाएगी रॉकी। मैंने पहले ही अपनी फैमिली को अपनी वजह से बहुत हर्ट किया है, अब और नहीं करना चाहती। उन्होंने मेरी शादी समर के साथ फिक्स कर दी है। तुम्हें इस बात का एहसास होने में बहुत देर हो गई। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लूं तो अपनी फैमिली को हमेशा के लिए खो दूंगी, जो कि मैं नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन अब हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इतना कहते हुए नताशा रोते हुए रॉकी के चेहरे को अपनी गोद से हटाती है और वहां से जाने लगती है। तभी रॉकी जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है। नताशा हैरानी से पलटकर रॉकी की तरफ देखने लगी। तभी रॉकी अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या तुम जी सकती हो मेरे बिना? क्या भूल सकती हो मुझे नताशा? मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, पति भी हूँ। क्या तुम मेरी जगह सचमुच अपने दिल में किसी और को दे पाओगी? क्या तुम जो फैसला ले रही हो, इस फैसले के साथ समर के साथ बेवफाई नहीं होगी? क्योंकि यह बात मैं भी जानता हूँ कि तुम उसे कभी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ। और अगर तुम आज जिद में आकर मुझे छोड़कर जाओगी तो तुम सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि 3 जिंदगियों के साथ बेवफाई कर दोगी। लेकिन अगर इसके बावजूद यह तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुमसे सिर्फ एक विश मांगना चाहता हूँ। प्लीज आज की रात मेरे साथ बिता लो। मैं तुम्हारे साथ कुछ यादें बनाना चाहता हूँ। प्लीज मेरे पास रुक जाओ। रॉकी इन शब्दों को बड़े ही इमोशनल तरीके से कह रहा था। उसकी आंखों में जो दर्द था वही दर्द नताशा की आंखों में भी था। वहीं दूसरी तरफ निक और गौरी अभी तक गाड़ी में थे। गौरी निक के डर से दरवाजे के पास चिपक कर बैठी थी और गाड़ी का पार्टीशन ऑन था। निक उसे घूर रहा था जिसके कारण गौरी काफी घबरा रही थी और अपना सलाइवा घूट रही थी। और तभी निक ने गौरी की तरफ देखते हुए लगभग गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो गौरी? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम यह अच्छे से जानती हो कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे इग्नोर करे या मेरी बातों को अनसुना करे। इसलिए चुपचाप जो कह रहा हूँ वह करो, मेरे पास आओ। और निक की यह बात सुनकर गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह घबराते हुए अपना सलाइवा घूटते हुए ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे डर लगता है, प्लीज गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं क्रिश जीजू को सब बता दूंगी। और गौरी की इस धमकी को सुनकर निक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए। वह अगले ही पल गौरी के पास हल्का झुकते हुए अपनी कोल्ड नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या कहा कि जीजू से कहोगी? क्या कहोगी? जरा यह भी बता दो। आखिर ऐसा भी क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ, जरा मैं भी तो जानूं। क्या तुम उस दिन की बात कर रही हो? रियली तुम उस दिन के बारे में ब्रो को बताओगी? ठीक है तो बता दो।
क्योंकि यह जानने के बाद मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। हम तो इंग्लिश लोग हैं, लेकिन यह जानने के बाद तुम बाकी लोगों के सामने कैसे जाओगी? वह लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, कभी सोचा है? जरा याद करो उस दिन क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ, और तुम यह चीज सभी लोगों के सामने एक्सप्लेन कैसे करोगी? कहते हुए निक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, और उसकी बातें सुनकर गौरी घबराते हुए उस दिन को याद करने लगी। सगाई वाले दिन निक ने जानबूझकर गौरी के लहंगे के ऊपर पानी फेंक दिया था, और गौरी गुस्से से चिढ़ते हुए निक से लड़ाई करके वहां से चली गई। जो बात शायद निक को अच्छी नहीं लगी, वह भी गुस्से से उसके पीछे चला गया। अब गौरी अपने कमरे में आई और अपने लिए दूसरी ड्रेस देखने लगी। तभी गौरी की नजर बेड पर गई, जहां पहले ही वह ब्लैक कलर का लहंगा पड़ा हुआ था, और इसे देखकर गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, वह निक का बच्चा चाहता है कि मैं ये लहंगा पहनूं? मैं क्या उसकी गुलाम हूँ जो उसकी मर्जी से पहनूंगी? कभी भी नहीं। उसे क्या लगता है मेरे इस लहंगे को खराब करके वह अपनी बात मुझसे मनवा लेगा? तो उसकी गलतफहमी है। मैं दूसरी ही ड्रेस पहनकर जाऊंगी वहां। और इतना कहकर गौरी अपने क्लोजेट रूम में जाकर वार्डरोब कलेक्शन में से एक ड्रेस निकालने लगी। उसने एक लॉन्ग व्हाइट कलर का खूबसूरत सा अनारकली ड्रेस निकाला, जिसके साथ दुपट्टा भी था, और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ यह ठीक है, मैं इसे ही पहनूंगी। इतना कहकर गौरी ने अपने लहंगे की डोर पीछे से खोल दी, लेकिन अचानक ही क्लोजेट रूम का दरवाजा खुला, और दरवाजा खोलने की आवाज से गौरी एकदम चौंक गई। लेकिन खुशकिस्मती से गौरी की पीठ दरवाजे की तरफ थी, और उसका ब्लाउज अभी भी उसकी बॉडी पर था। बस पीछे से वह बैकलेस हो चुकी थी, और अगले ही पल गौरी जल्दी से फ्लोर पर गिरा हुआ अपना दुपट्टा लेकर अपनी बॉडी को कवर करते हुए गुस्से से चिल्लाकर हल्का सा अपना चेहरा पीछे करके देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि निक उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा था, जो गुस्से से अपनी नीली नजरों से उसे देख रहा था। लेकिन जब उसने गौरी को इस कंडीशन में देखा, तो वह भी जल्दी से घबराते हुए अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमा लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। कहीं ना कहीं दोनों को ही घबराहट हो रही थी। तभी गौरी चिल्लाते हुए निक से बोली, निक के बच्चे, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की, वह भी बिना नॉक किए मेरे क्लोजेट रूम में? मैं कहती हूँ अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी, समझे तुम? और गौरी की बात सुनकर निक यूं ही पीछे की तरफ घूमे हुए गौरी की बात का जवाब देकर चिल्लाते हुए बोला, शट अप, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा यह लहंगा बाहर क्यों रखा है? तुमने इसे पहना क्यों नहीं? और निक के अजीबोगरीब सवाल को सुनकर गौरी मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई तुम्हारी हुक्म की गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी मर्जी से रहूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। तुम होते कौन हो मुझसे कहने वाले? मुझे वह लहंगा नहीं पहनना तो बस नहीं पहनना। मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी, समझे तुम? तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों को यहीं बुला लूंगी। फिर तुम देखना तुम्हारी क्या हालत होगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, लेकिन तुम्हें इतना तो याद होगा ना कि यह कमरा साउंड प्रूफ है, और दूसरों को बुलाने के लिए तुम्हें कमरे से बाहर जाना होगा, और तुम इस कंडीशन में तो जाओगी नहीं। तो एक काम करो, मेरे सामने ही कपड़े बदल लो और चली जाओ। और निक की इस बात को सुनकर गौरी की आंखें हैरानी से फैल गई। वह पीछे की तरफ पलटते हुए ही अपने बदन पर दुपट्टे को संभालते हुए निक पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे? निक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसे मत करो। तुम जाओ यहाँ से। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो।
आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बाबा को सब बता दूंगी, तुम देखना। और गौरी की बातों को सुनकर निक अचानक ही जोर से चिल्लाते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करो। तुम मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा तुम्हें यह लहंगा पहनना होगा। जिद तुम कर रही हो। चुपचाप तुम मेरी बात मान लो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वरना मैं पीछे घूम रहा हूँ। लेकिन इसकी जिम्मेदार तुम हो। और निक की धमकी को सुनकर गौरी बहुत घबरा गई। उसने जल्दी से निक को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, मैं वह पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बाहर जाओ प्लीज। और यह सुनकर निक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह हुई ना बात। ऐसे ही शराफत से अगर बात समझ जाती तो मुझे इतना फोर्स नहीं करना पड़ता। यह ड्रेस यहाँ रख कर जा रहा हूँ, चुपचाप पहनकर बाहर आओ, वह भी 10 मिनट में, समझी तुम? और इतना कहकर निक वहां से चला गया। अब गौरी गुस्से से निक को जाता हुआ देखती रह गई। अब ना चाहते हुए भी उसे वह ब्लैक कलर का लहंगा पहनना पड़ा। दरअसल गौरी को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वह ऐसा पहनना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे धमकी मिली थी तो पहनना भी पड़ा। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर बाहर आई और अब निक की नजर उस पर गई तो वह बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि गौरी ब्लैक लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी फेयर स्किन इस ब्लैक लहंगे में बहुत ही उभर कर दिख रही थी। अच्छी बात यह थी कि यह लहंगा काफी डिसेंट था। इसका ब्लाउज फुल स्लीव वाला था और बैक भी काफी हद तक कवर था। गौरी इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निक अभी उसे निहार ही रहा था, तभी गौरी ने चिढ़ते हुए कहा, लो पहन लिया, अब खुश? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। मैंने तुम्हारे जैसा जिद्दी लड़का कहीं नहीं देखा। अपनी बात मनवाने के लिए तुम दूसरों की बात ही नहीं सुनते। अब देखना, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और बाबा को सब बता दूंगी, फिर देखना तुम्हारी कितनी अच्छी कुटाई होती है। इतना कहकर गौरी झुंझुलाते हुए निक के साइड से निकल कर जाने लगी। तभी निक ने जल्दी से उसका रास्ता रोकने के लिए अपनी व्हील चेयर आगे लगा दी। लेकिन तभी गौरी का लहंगा, जो कि फ्लोर को पूरी तरह से टच कर रहा था, वह निक के व्हील चेयर के टायर के नीचे आ गया। गौरी खुद को संभाल नहीं पाई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह अचानक ही निक के ऊपर गिरी और गलती से दोनों का लिप टू लिप किस हो गया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि ना ही निक को इस बात का एहसास था और ना ही गौरी को। दोनों ही अचानक अपने साथ हुई इस घटना के कारण हैरान रह गए। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। सदमे के कारण कुछ सेकंड तो दोनों इस पोजीशन में थे, लेकिन अगले ही पल निक अपने होश में आया। उसने जल्दी से गौरी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से दूर धक्का दिया, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत। ऐसा होते ही गौरी ने अपने कमर में जो दुपट्टा अच्छे से सेट कर रखा था, वह उसकी कमर से खुलकर फ्लोर पर गिर गया। अब गौरी और निक दोनों ही हैरान रह गए। अब दोनों की एक साथ चीख निकली। यह सब इतना जल्दी हुआ कि गौरी खुद को संभाल नहीं पाई। हालांकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट शो नहीं हो रहा था, सिर्फ कमर को छोड़कर। लेकिन दोनों अभी बच्चे थे। उन दोनों के लिए यह सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी। निक जल्दी से थोड़ा शर्माते हुए, घबराते हुए अपनी व्हील चेयर के साथ पीछे की तरफ घूम गया और तभी गौरी की आंखों में आंसू आने लगे। उसने जल्दी से फ्लोर से अपना दुपट्टा उठाया और अपने बदन को कवर करते हुए रोते हुए निक से शिकायत करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बाबा को बताऊंगी, मैं जीजू को भी बताऊंगी, मैं आंटी और आशी दीदी सबको बताऊंगी, सबसे तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। तुम बहुत गंदे हो। मैंने तुम्हें अच्छा लड़का सोचा था। आज के बाद तुम्हारी और मेरी कट्टी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और इतना कहकर गौरी रोते हुए अपना लहंगा संभालते हुए वहां से दौड़ गई और निक बेचारा उसे जाता हुआ देखता रह गया।
उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया था गौरी ने। और अब प्रेजेंट टाइम, इन बातों को सोचते हुए गौरी की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे। वह घबराने लगी। वह यूं ही दरवाजे से चिपक कर बैठी थी, तभी निक, जो कि इस वक्त उसके काफी करीब बैठा था और उसे घूर रहा था, धीरे धीरे गौरी की तरफ झुकते हुए बोला, याद आया कुछ? ध्यान से याद करो। उस दिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और जो भी हुआ था वह एक एक्सीडेंट था जिसमें ना तुम्हारी गलती थी ना ही मेरी। लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैंने उस दिन तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। गौरी, आई एम सॉरी। और निक के मुंह से सॉरी सुनकर गौरी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी निक ने उसे अपनी तरफ अजीब तरीके से देखते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, ऐसे मत देखो, मुझे अजीब लगता है। मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, वह भी तब जब मेरी गलती ना हो। लेकिन फिर भी तुमसे कह रहा हूँ, और उसी दिन से कहना चाहता था, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मैंने तुम्हें सॉरी कहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सारी गलती मेरी थी और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से हुई गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ। लेकिन यह बात तुम्हें भी अच्छे से याद है और मुझे भी, कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। अब निक अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाकर झटके से गाड़ी की तरफ देखकर अपनी उंगली से उसे वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन गौरी, खबरदार, जो आज के बाद मुझे इग्नोर करने की कोशिश की, मैं अगर तुम्हें कमांड देता हूँ तो तुम्हें उसे फॉलो करना होगा, समझी? वरना उसके बाद जो मैं करूँगा उसके लिए ना ही माफी मांगूंगा और ना ही तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, समझी तुम? इन शब्दों को कहते हुए निक की नीली आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देखकर गौरी हैरानी से उसे देखती ही रह गई। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें इस कार में मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ सकती हो। और हाँ, यह आंसू बहाना बंद कर दो, जैसे कि मैंने तुम्हारा रेप कर दिया हो। मैं जब जब इन्हें देख रहा हूँ खुद को गिल्टी फील कर रहा हूँ, जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तुम सचमुच बहुत अननोइंग हो। ओहो, यह लड़कियां, एक वह ब्रो की फायरफ्लाई है, इडियट, और एक। अब गौरी खामोशी से गाड़ी में बैठी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी की कार। क्या करेगा क्रिश आशी के साथ? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।